सभी साथियों को वंदन। मैं कुलदीप कुमावत स्वागत करता हूं के स्टडी परिवार पर। साथियों, आज मैं हिंदी साहित्य का इतिहास के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज चर्चा करने जा रहा हूं बीसल देव रासो की। इससे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण कथन है और इसकी हिंदी साहित्य में क्या प्रासंगिकता है, क्या महत्व है, उन सभी तथ्यों पर आज प्रकाश डालने जा रहा हूं। साथियों, इससे पहले आदिकाल के विभिन्न विषयों पर, परिस्थितियां, विशेषताएं, प्रथम कवि, रासो साहित्य, पृथ्वीराज रासो, इन बिंदुओं पर गहन चर्चा की जा चुकी है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियो से रूबरू हो और अपने कमेंट निश्चित रूप से दे। और इसके साथ ही साथियों, वीडियो अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। साथियों, ये जो नोट्स है, हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से आपको अध्ययन करवाया जा रहा है। आपसे मैं ये आशा करता हूं कि आप इसे शेयर भी करोगे, कमेंट भी करोगे और सब्सक्राइब भी करोगे। और वीडियो अच्छा लगे तो बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले जो वीडियो है वो सबसे पहले आपको मिल सके। ज़्यादा समय न लेते हुए चर्चा करते हैं बीसल देव रासो की। बीसल देव रासो, जैसा कि आपको पता है, नृपति नालह की रचना है। रचना काल के संबंध में विवादित रचना है। शुक्ल के अनुसार संवत 1212 इसकी रचना मानी जाती है। शुक्ल ने एक पद के आधार पर बीसल देव रासो का रचना काल संवत 1212 माना है। देखते हैं क्या पद है। 1272 मझारी, जेठ दी नवमी बुधवारी, नाल रसायन आरंभही, शारदा तुटी ब्रह्म कुमारी। इस पद के आधार पर शुक्ल ने बीसल देव रासो का रचना काल संवत 1212 माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की चर्चा करें तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने बीसल देव का विवाह राजमती से सिद्ध करने के लिए संवत 1058 माना है। अर्थात रामकुमार वर्मा ने 1058 विक्रम संवत बीसल देव रासो का समय माना है। इसके साथ ही गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसका समय संवत 1030 से 1056 के मध्य माना है, लगभग 1272 विक्रम संवत। दोस्तों, इन सब में महत्वपूर्ण जो है वह शुक्ल का है। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। इसके अलावा मिश्र बंधु गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, उन्होंने इसका समय माना है विक्रम संवत 1220। इसके अलावा लाला सीताराम की चर्चा करें तो लाला सीताराम ने इसका समय माना है संवत 1272। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका भी मत बहुत ही स्मरणीय है। 1545 से 1560 ईस्वी के मध्य यह बीसल देव रासो का समय मानते हैं। नायक की चर्चा करें तो इसका नायक है विग्रहराज चतुर्थ, जिसे बीसल देव के नाम से भी पहचाना गया है। विग्रहराज चतुर्थ परीक्षा में पूछा गया है। यह कौन था? अजमेर के चौहान वंश का शासक था। महत्वपूर्ण बात है। नरपति नालह विग्रहराज चतुर्थ के समकालीन था। यह बात, क्योंकि नरपति नालह जो था वह विग्रहराज चतुर्थ अर्थात बीसल देव का दरबारी कवि था। बीसल देव रासो श्रृंगार प्रधान काव्य है। महत्वपूर्ण है कि रासो साहित्य की रचना वीर रस प्रधान है, लेकिन बीसल देव रासो एकमात्र ऐसा रासो साहित्य है जिसमें रस के रूप में मुख्य रस श्रृंगार रस है। कहे कि विशुद्ध श्रृंगारिक रस से परिपूर्ण काव्य है। यह 4 खंड एवं 128 छंदों में रचित आदिकाल की महत्वपूर्ण कृति है। यह 128 छंद किसने माने हैं? माता प्रसाद गुप्त ने। 4 खंड, यह भी स्मरणीय है, परीक्षा में पूछा जा सकता है 4 खंड। अब 4 खंड में क्या क्या वर्णन किया गया है? प्रथम खंड में है कि अजमेर या सांबर, अजमेर सांबर एक ही प्रदेश था तत्कालीन समय में। अजमेर सांबर के शासक विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव का मालवा के परमार वंशज भोज की कन्या राजमती से विवाह वर्णित है। पहले खंड में क्या है कि बीसल देव
बीसल देव जो है अजमेर सांबर का शासक है, वह मालवा का जो परमार वंश का जो शासक था भोज, उसकी कन्या से विवाह करता है। द्वितीय खंड है, उसमें राजमती के व्यंग्य करने पर या किसी वाद विवाद होने पर वह बीसल देव राजमती से रूठकर उड़ीसा चला जाता है और तथा उड़ीसा के राजा देवराज द्वारा स्वागत करना या वहां जाने के पश्चात, उड़ीसा जाने के पश्चात देवराज के द्वारा स्वागत किया जाता है। तृतीय खंड राजमती का विरह वर्णन तथा 12 वर्षों बाद राजा का वापस आना उल्लेखित है। राजमती का विरह वर्णन जिसमें 12 मासा वर्णन है। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के अंतर्गत 12 मासा का वर्णन अगर किसी रचना से होता है तो वह बीसल देव रासो ही है। राजमती का विरह वर्णन तथा 12 वर्षों बाद राजा का वापस आना उल्लेखित है। 12 वर्षों, ये समय ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा गया है। चतुर्थ खंड की चर्चा करें तो चतुर्थ खंड में क्या है कि राजा भोज द्वारा अपनी पुत्री राजमती को घर ले जाना, कि उधर जो बीसल देव है वह उड़ीसा चल जाता है और इधर जो राजमती का पिता भोज वह अपनी पुत्री को अपने घर ले जाता है। बीसल देव उड़ीसा से 12 वर्षों पश्चात आता है और बीसल देव द्वारा राजमती को वापस अजमेर लेकर आता है। अब महत्वपूर्ण तथ्य की जो स्मरणीय तथ्य हैं, याद करने योग्य हैं, उनको अपन देखते हैं। बीसल देव रासो श्रृंगार प्रधान काव्य है। श्रृंगार में भी वियोग श्रृंगार प्रधान काव्य है। यह एक विरह काव्य है जिसमें प्रोसित पति का राजमती का विरह वर्णन है। प्रोसित पति का राजमती, प्रोसित पति का क्या होता है कि प्रोसित पति का एक नायिका का एक प्रकार होता है जिसमें जिसका पति रूठकर किसी अन्यत्र चला जाता है या विदेश चला जाता है, वह कहलाती है प्रोसित पति का नायिका। तो राजमती कैसी है? प्रोसित पति का विरह वर्णन 12 मासा पद्धति से हुआ है। महत्वपूर्ण तथ्य है 12 मासा का आरंभ आश्विन मास से होता है। जो हिंदी महीने हैं उनमें आश्विन मास से होता है तथा हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन बीसल देव रासो में ही मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आगे रामचंद्र शुक्ल का अपन कथन देखें। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है। बिल्कुल सही बात है। वीर रस किंचित आभास मात्र है, संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं। कि वीर रस तो आभास मात्र है, नाम मात्र का किया प्रयोग लिया गया है, लेकिन संयोग और वियोग के गीत ही कवि द्वारा लिखे गए हैं, एक गाए हैं। इसका मतलब ये भी ध्यान रखना दोस्तों, यह बीसल देव रासो एक प्रकार का गेय काव्य है, अर्थात जिसको गाया जा सकता है, इस तरह का काव्य है, ये भी ध्यान रखना। डॉक्टर रामकुमार वर्मा नरपति ने इस ग्रंथ में संयोग और वियोग के मनोहर चित्र उपस्थित किए हैं, इसलिए यह वीर काव्य न होकर श्रृंगार काव्य हो गया है। रामकुमार वर्मा ने इसे श्रृंगार काव्य की संज्ञा दी है। बीसल देव रासो गठनात्मक काव्य नहीं वर्ण वर्णात्मक काव्य है। किस तरह से? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखते हैं। वर्णात्मक काव्य है, ये ध्यान रखना, वर्णात्मक काव्य। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि बीसल देव रासो गठनात्मक काव्य नहीं है, वर्णात्मक काव्य है। इसमें दो ही घटनाएं हैं, बीसल देव का विवाह है और उनका उड़ीसा जाना। बाकी कोई भी घटना इसके अंतर्गत निहित नहीं है। इस प्रकार यह वर्णात्मक काव्य है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा क्या कहते हैं कि कथा वस्तु पर विचार करने से ज्ञात होता है कि कथा गीति रूप में होते हुए भी प्रबंधात्मकता लिए हुए हैं। कथा वस्तु अनेक प्रकार की घटनाओं से निर्मित है। कथा वस्तु जो है वह अनेक प्रकार की घटनाओं से निर्मित है, यह रामकुमार वर्मा का कथन है। डॉक्टर बच्चन सिंह, इनका कथन भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चन सिंह से आजकल जो परीक्षाएं हो रही है नेट वगैरह या किसी भी टीजीटी पीजीटी की, उन परीक्षाओं में बच्चन सिंह के कथन अक्सर देखे गए हैं, पूछे गए हैं। बच्चन सिंह क्या कहते हैं कि जहां तक लोक तत्वों का प्रश्न है, संदेश रासा की अपेक्षा बीसल देव रासो में वह अधिक है। लोक तत्व मतलब सामान्य जो जनजीवन में जो संस्कृति है, रहन सहन का तरीका है, वही क्या कहलाता है? लोक तत्व, जिसकी अधिकता संदेश रासा की अपेक्षा किसमें ज्यादा है? बीसल देव रासो में अधिक है। नरपति नाहले ने अपनी रचना को स्त्री रसायन कहा है। क्या कहा है? स्त्री रसायन, क्योंकि यह रचना स्त्री को केंद्र में रखकर निर्मित है। पंक्ति भी है इनकी, अस्त्री रसायन करु बखान।
ठीक है, तो इस आधार पर स्त्री रसायन भी कहा है। और रसायन शब्द दोस्तों मैंने पहले ही बताया था, रासो शब्द की उत्पत्ति के दौरान मैंने इसका चर्चा की थी मैंने इसकी, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से मानी है, क्योंकि बीसल देव रासो में रसायन शब्द जो है वह बार बार आया है। एक यहाँ पर भी आ चुका है, एक इससे पहले एक उदाहरण मैंने उस समय दिया था, वहां भी आया था। भाषा संबंधी प्रश्न, बीसल देव रासो की भाषा साहित्यिक नहीं राजस्थानी है। किस तरह की भाषा है? राजस्थानी। किसका कथन है? शुक्ल का। अगला है, इस ग्रंथ में एक बात का आभास मिलता है, वह यह कि श्लिष्ट भाषा में ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूप का ही राजस्थान में व्यवहार होता था। साहित्य की सामान्य भाषा हिंदी थी, जो पिंगल भाषा कहलाती थी। पिंगल भाषा क्या होती थी? जिसमें अपभ्रंश के साथ ब्रज का समावेश होता था। बीसल देव रासो में बीच बीच में बराबर इस साहित्यिक भाषा को मिलाने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है, अर्थात पिंगल भाषा के शब्द भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा रामकुमार वर्मा क्या कहते हैं कि बीसल देव रासो का व्याकरण अपभ्रंश के नियमों का पालन कर रहा है। कारक, क्रियाओं और संज्ञाओं के रूप अपभ्रंश भाषा के ही हैं। अतएव भाषा की दृष्टि से इस रासो को अपभ्रंश भाषा से सद्य विकसित हिंदी का ग्रंथ कहने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का मानना है कि इसकी जो भाषा है वह अपभ्रंश भाषा से विकसित हुई है। इसके अलावा डॉक्टर रामकुमार वर्मा क्या कहते हैं कि गीति काव्य होने के कारण इसकी भाषा का रूप बहुत कुछ परिवर्तित हो गया है, पर डिंगल की छाप इसमें संपूर्णतया है। डिंगल क्या थी? जिसमें अपभ्रंश के साथ जो राजस्थानी भाषा है उसका समावेश हो, वह बीसल देव रासो श्रृंगार रस प्रधान है, किंतु इसके साथ रौद्र, शांत और हास्य रस के भी उदाहरण मिलते हैं। ये कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, बहुत महत्वपूर्ण कथन है। अगला कथन है डॉक्टर नगेंद्र का, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। बीसल देव रासो की श्रृंगार परंपरा का आदि काल में ही अंत नहीं हो जाता। विद्यापति से होती हुई यह परंपरा भक्ति काल में प्रेमाख्यानों काव्यों तक पहुंचती है। कृष्ण भक्तों को भी उसने प्रभावित किया तथा रीति काल में जाकर उसका सरस श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकसित हुआ। कहने का आशय है बीसल देव रासो की परंपरा विद्यापति से होती हुई प्रेमाख्यानक काव्यों में, वहाँ से कृष्ण भक्ति काव्य में और वहाँ से रीति काल में जाकर वह चरम उसका विकास होता है। यह डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। अगला कथन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इतिहास की दृष्टि से इस रचना का कोई महत्व नहीं है। इतिहास की दृष्टि से इस रचना का कोई महत्व नहीं है। इसमें विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा आक्षेप लगाया गया है। क्या लगाया गया है? कि इतिहास की दृष्टि से इस रचना का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इसमें ऐतिहासिक घटनाएं जनश्रुति के आधार पर दी हुई जान पड़ती है। साहित्यिक महत्व भी इसका विशेष इसलिए नहीं है कि न उसमें उक्ति की भंगिमा है और न घटनाओं की भंगिमा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन है। अगला है रामचंद्र शुक्ल का कथन है। क्या कहते हैं कि नालय के इस रासों में जैसा होना चाहिए था, न तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है और न उसके शौर्य पराक्रम का। श्रृंगार रस की दृष्टि से विवाह और रूठ कर विदेश जाने का मनमाना वर्णन है। अतः इस छोटी सी पुस्तक को बीसल देव जैसे वीर का रासो कहना खटकता है। अर्थात रामचंद्र शुक्ल ने भी इस पर आरोप लगाया है। इस प्रकार बीसल देव रासो के महत्वपूर्ण कथन, महत्वपूर्ण जो बातें थी वह मैंने आपके सामने रखी। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। धन्यवाद।